और इसी पर हम खास चर्चा भी आज करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशिला हॉस्पिटल से। डॉक्टर शरद सिंघी भी हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर डॉक्टर रेडिक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर अंशुमन, अब हम जैसे कि देख रहे हैं अचानक जो केसेस हैं बढ़ना शुरू हो चुके हैं, 2000 के ऊपर ये जो आंकड़ा है ये पहुंच चुका है और पेरेंट्स भी डरे हुए हैं स्कूल भेजने से बच्चों को कि वो कहीं संक्रमित ना हो जाएं, और कई केसेस भी सामने आए हैं स्कूलों में, हमने देखा पॉजिटिव केसेस। तो ऐसे में अब आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, और ये जो अचानक केसेस बढ़े हैं इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? पहले तो जरा ये पैनिक नहीं करना है, पहली रणनीति यही होनी चाहिए। पैनिक या तो सरकार हो या तो ये हो, क्योंकि अब कोई नई चीज नहीं रही। 2.5 साल की स्टडी है, 2.5 साल एक दो कंट्री के नहीं पूरे विश्व की स्टडी है, तो हमें मालूम है क्या कैसे बिहेव करेगा। दूसरी बात कि सडनली केसेस क्यों बढ़े, खास करके कितने केसेस बढ़े हैं, 2000 कुछ केसेस हुए हैं। याद है पहले पर डे लाख 4 लाख केसेस आ रहे थे, तो 2000 इस तरह के सर्ज वायरल एपिडेमिक में होता ही है, कुछ नया नहीं है। और ये पूरे कंट्री के 2000 केसेस हैं, उसमें 43% केसेस आपने देखा दिल्ली में बढ़े। तो दिल्ली में बढ़ने के क्या कारण है? दिल्ली एक पोरस बॉर्डर का शहर कह सकते हैं या सेमी स्टेट कह सकते हैं, जिसमें हरियाणा के 2 सिटी और यूपी के 2 सिटी लगते हैं, जिसमें पर डे अगर आप मॉनिटरिंग करें, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, तो लाखों लोग काम करने के लिए दिल्ली आते हैं और दिल्ली से जाते हैं। दूसरा, दिल्ली इलाज कराने के लिए अनगिनत लोग आते हैं। हम लोग जैसे इलाज करने के लिए, मान लीजिए मेरे पास कैंसर का इलाज कराने के लिए कोई पेशेंट झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड से आया है, उसको बिल्कुल कोई लक्षण नहीं है, मैंने कैंसर की सर्जरी के लिए उसको कहा आरटी-पीसीआर टेस्ट कराओ, पॉजिटिव आ गया, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक था, पता भी नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड किया और दिल्ली के केसेस बढ़े। तो दिल्ली में केसेस बढ़ने की बहुत सारी वजह है। घनी आबादी, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ रोजगार ज्यादा है, रोजगार के लोग आते हैं, सेम महाराष्ट्र मुंबई में होगा। और दूसरा, इलाज के लिए एक मेडिकल हब दिल्ली बना हुआ है। ये सारे कारण हैं। तो हमें जरूरत क्या है? पैनिक ना करें। दूसरी बात, ओमिक्रॉन को हमने देखा है, एक ही वेरिएंट, उसी का एक लिनियज है, BA.1 BA.2 का हाइब्रिडाइजेशन है। हमें एहतियात करना है, लेकिन आप ये जानिए, हम बार बार कह रहे हैं कि इतने लोग वैक्सीनेट हो गए, लेकिन जितने लोग वैक्सीनेट नहीं हो उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। अभी भी हमारी आबादी में कितने लोग ऐसे हैं जो डर से या किसी भी कारण से, रिचुअल रीजन से वैक्सीनेशन नहीं लिया है, वो वैक्सीनेट ले। कारण ये है, वही एक कड़ी बने हुए हैं जिसके कारण वायरस ट्रांसमिट होता जा रहा है, अलग अलग वेरिएंट्स बन रहे हैं। अदरवाइज हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन पॉलिसी अब जाके काफी अच्छी हो चुकी है। कुछ लोगों के और सहयोग की जरूरत है हमें। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा जाए तो तीसरी वेव में जो स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई थी इसी वजह से, क्योंकि काफी लोग वैक्सीनेट हो चुके थे। डॉक्टर शरद सिंह, आपको क्या लगता है कि अब ये जो सडनली केसेस यहाँ पर बढ़े हैं, 2000 के ऊपर ये आंकड़ा पहुंचा है, हमने देखा था पिछले दिनों 1000 से नीचे पहुंच गया था ये आंकड़ा, आपके हिसाब से क्या रीजन इसके पीछे हो सकता है? आपको क्या लगता है? और अब जो ओमिक्रॉन का एक्सी वेरिएंट आ गया है, हालांकि भारत में बहुत ज्यादा केसेस उसके नहीं है, लेकिन वो कितना घातक हो सकता है? क्या उसके मामले आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं? आपको क्या लगता है? जी, में जितने केसेस अभी हो रहे हैं, ये देखिए धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। और लास्ट 15 दिन में बढ़े हैं, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि रिपोर्टेड भी नहीं है। बहुत लोगों को वायरल होता है, कई लोग टेस्ट करवाते हैं, कई लोग नहीं करवाते, कई तो बल्कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं भी करवाते हैं टेस्ट। जी। तो एग्जैक्ट फिगर भी नहीं है हमारे पास, बट एवरीथिंग सेड एंड डन, जितने भी मेरे पास भी क्लिनिक में जितने भी पेशेंट आए जिनको ये पॉजिटिव हुआ, तो वो बहुत माइल्ड केसेस रहे हैं, ज्यादा सीवियर केसेस नहीं रहे हैं, बहुत माइल्ड केसेस रहे हैं। मीन्स उनको सबको फीवर रहा है और डेफिनेटली टेस्ट और स्मेल की किसी को प्रॉब्लम रही है, कोल्ड कफ रहा है, बट वो नॉर्मली विथ होम आइसोलेशन एंड विथ यूजुअल ट्रीटमेंट, अब क्योंकि अब इतने वेरिएंट्स हो गए हैं, इतना हमने पहले भी कोविड ट्रीट किया है, तो नॉर्मली वो इन्फेक्शियस तो है डेफिनेटली, बट सीरियस नहीं है, ज्यादा हॉस्पिटल एडमिशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अभी भी प्रोटेक्शन की मेन चीज है कि बीच में एकदम से हमने मास्क भी हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, सैनिटाइजिंग करना बंद कर दिया, ओपनली वैसे ही काफी पार्टीज होने लगी, तो वो उन चीजों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है।
जी जी, जो तमाम चीजें ध्यान रखनी है और खुद हमने ये जिम्मेदारी लेनी है कि हमें खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, कोविड प्रोटोकॉल्स का खासतौर से ध्यान रखना है। डॉक्टर अंशुमान, क्या जो केसेस बढ़े हैं ये एक बड़ी वजह इसके पीछे ये भी हो सकती है कि लोग अब बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी नॉर्मली लेने लग गए थे, अब मास्क लगाना छोड़ दिया था, जुर्माना भी हटा दिया गया था दिल्ली में, तो हमने देखा था, क्या ये एक वजह लापरवाही लोगों की तरफ से बढ़ती गई जो ये केसेस आए हैं सामने, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? देखिए, जब दंड की नीति थी मास्क के ऊपर, तब भी कितने लोग प्रॉपर मास्क लगाते थे। इस पे बड़ी अच्छी एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी की हुई कि मास्क तो है, कान के ऊपर उसका धागा लगा हुआ है या सर के ऊपर लगा हो, लेकिन क्या नाक और मुंह को पूरी तरह ढका हुआ है? प्रैक्टिकली 95% लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। तो आप अगर ये कहें कि अभी दंडात्मक नीति नहीं है, मतलब दंड नहीं होगा, इसके लिए केसेज बढ़ गए, गलत है। मेडिकल का हर समय स्ट्रेटजी, डायनेमिक स्ट्रेटजी रखना चाहिए। जब केसेज डाउन हुए तो आप मास्क की नीति हटा दीजिए, मतलब उस पर कोई दंड नहीं है। इससे पब्लिक में एक ट्रस्ट होगा कि अब केसेज कम है तो सरकार ने नीति में सुधार किया कि मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मास्क हमारा नेचुरल प्राकृतिक चीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो बच्चा जब पैदा होता तो मास्क लगा के पैदा होता, ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब हमें नेचुरल हवा ही सांस में लेनी है। और कोरोना वायरस आज है, आगे भी रहेगा। हिस्ट्री के हिसाब से 1918 में स्पेनिश फ्लू रहा, आज तक है। क्या आप मास्क लगा के घूम रहे हैं? नहीं घूम रहे हैं। और आने वाले समय में 2 साल 5 साल बाद लोग हंसेंगे कि कैसी बात करते थे कि हर समय मास्क लगा बैठो, घर में मास्क लगा बैठो। ऐसा नहीं होता है। तो ये ढिलाई नहीं। हाँ, पब्लिक ढिलाई तब भी करती थी जब पूरी पाबंदी थी, और पब्लिक ढिलाई अब भी कर रही है। अब जरा सा सपोर्ट है, सरकारी कह रही तो हम ढिलाई कर रहे हैं, एक्सक्यूज कह सकते हैं। अदरवाइज पब्लिक ढिलाई तब भी। सुपर स्प्रेडर इवेंट हर समय हर एक्सपर्ट, हर डॉक्टर कह रहा है उसको अवॉइड कीजिए। जैसे मेजर गैदरिंग, मेजर पार्टी, चुनावी रैलियां, धार्मिक संस्थान, इस तरह का अवॉइड कीजिए। वो आज भी एप्लीकेबल है, आज भी रहेगा, कितनी भी पाबंदियां हट जाए, उसकी जरूरत है। और अभी केसेज अगर बढ़े हैं तो फिर से सरकार ने कहा कि मास्क लगाओ, बिल्कुल लगाना चाहिए। जी जी, मास्क लगाना जरूरी तो है ही, और ये कहीं ना कहीं आपको कुछ हद तक तो बचाता ही है कोरोना से। पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफी हद तक अगर आपको होता भी है तो उस लेवल पर नहीं पहुंचता है कि आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत आए। डॉक्टर शरद सिंह जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हमने पिछले 3 वेव्स में ये बात भी देखी थी कि लोग अपने घरों में ही इलाज करना शुरू कर देते हैं, मसलन काढ़ा पीने लगते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स भी लेने लगते हैं। तो क्या अब एक बार फिर से लोगों को अब ये वाली लाइफस्टाइल अपनानी होगी? क्योंकि जब नॉर्मल थोड़ी लाइफ अब हो गई थी तो ये सब चीजें छोड़ दी थी लोगों ने। नहीं, देखिए, एक तो बेसिक हेल्थ के जो गाइडलाइंस हैं वो तो सभी के लिए हैं। देखिए, कोविड आफ्टर ऑल एक वायरल डिजीज है, तो जो भी वायरस के लिए एक बेसिक गाइडलाइंस है कि जब आपको वायरस हो, इवन बाहर क्या, आप घर से भी दूसरों से थोड़ा अलग रहिए, वो हमेशा एडवाइस हम करते थे एक नॉर्मल वायरस के लिए भी, ताकि वो स्प्रेड ना हो आपस में बहुत ज्यादा। और आप लाइट डाइट लीजिए, आप एक्सरसाइज अवॉइड करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, ये सब करिए। काढ़ा इज ठीक है, दैट्स अब मैं उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट बहुत ज्यादा काढ़ा लेने से भी एसिडिटी होती है। तो ये जो रूटीन एक चीजें हैं, 3-4 दिन आप करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर ज्यादा कोई सीरियस है, देखिए ओल्ड एज है, यंग बच्चा है, या ज्यादा सिम्टोमेटिक हो रही है, देन कंसल्ट अ डॉक्टर, दैट इज बेटर। और 3-4 दिन से ऊपर भी अगर चल रहा है कोई चीज तो कंसल्ट अ डॉक्टर, बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। बट इनिशियली आप, और आजकल तो ऑनलाइन भी ये सारी सुविधाएं अब उपलब्ध है, तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, तो दैट इज अ हेल्पफुल थिंग। जी जी, डॉक्टर अंशुमान, हम देख रहे हैं कि एक्सी वेरिएंट के भी भारत में बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन ये इस वेरिएंट की हम बात करें तो ये कितना घातक है, कितनी तेजी से ये फैलता है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? यूके में इसकी स्टडी पब्लिश हो गई। यूके में एक्सी वेरिएंट जनवरी में भी आ चुका था। एक्सी वेरिएंट बेसिकली ओमिक्रॉन के जो 3 लीनियज थे, BA.1, 2, 3, उसमें BA.1 और BA.2 का हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब संक्रमण है। आप जैसे जर्सी गाय और देसी गाय को मिला दें, उस टाइप का एक सी वेरिएंट हो गया। इसमें सिर्फ यही देखा गया कि BA.2 में जो संक्रमण क्षमता जितनी थी उससे 10 गुना ज्यादा संक्रमण क्षमता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अति गंभीर रूप नहीं लिया है। जो लोग खास करके वैक्सीनेटेड हैं, चिंता का विषय वल्नरेबल एज ग्रुप, वल्नरेबल कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग, या जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, उनके लिए ओमिक्रॉन जैसे कभी कभी घातक हुआ है, एक्सी भी उतना ही घातक है, इसलिए उतना चिंता के विषय। दूसरा क्या है कि जितने केसेज आप एक्सी के आज देख रहे हैं भारत में, ये समझ लिए 10 दिन पुरानी बात है।
क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंसिंग होने के बाद ही आप कह पाते हैं XG वेरिएंट है। RT-PCR पॉजिटिव आया, जीनोमिक सीक्वेंस के लिए सैंपल गया, रिपोर्ट आई, तब तक ये बात 10 दिन पुरानी हो गई। जितने केसेज आज हैं इसकी रिपोर्ट आपको 10 दिन बाद पता चलेगी कि आज जब हम डिबेट कर रहे हैं तो XG वेरिएंट के कितने केसेज हैं। अगर हम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ जीनोमिक सीक्वेंस कराएं तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एहतियात जरूर बरते। फर्स्ट वैक्सीनेशन, सेकेंड डिस्टेंसिंग और थर्ड मास्क अब लगाएं, क्योंकि अभी केसेज बढ़ रहे हैं तो हाई वायरल लोड से आप बच जाएंगे। हाई वायरल लोड से ही आपको बचना है। जी बिल्कुल, और सतर्क रहना है, वैक्सीनेशन करवाना है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अपने आप करवाइए तो बच सकते हैं या फिर गंभीर बीमारी आपको नहीं होगी। डॉक्टर शरद, आपको क्या लगता है ऐसे में जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन से लोग हैं जिन्हें ये जो वायरस है ज्यादा अटैक कर सकता है? जैसे हमने पहले भी देखा था, जो बुजुर्ग होते थे उनमें अगर कोई बीमारी है तो वो ज्यादा सेंसिटिव होते थे इस तरह के वेरिएंट के कि वो उन पर आ जाए, वो इससे ग्रसित हो जाएं। तो उन लोगों को खासतौर से क्या ध्यान रखना है, और जो छोटे बच्चे हैं खासतौर से उनके लिए, क्योंकि अभी तो उनकी वैक्सीनेशन भी नहीं आई है? डेफिनेटली देखिए, सबसे पहला जो आपने सवाल पूछा है बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कौन से एट रिस्क ग्रुप्स हैं। एक तो डेफिनेटली छोटे बच्चे, मीन्स छोटे बच्चे में तो बहुत ही छोटे बच्चे, मे बी इन द एज ऑफ 4 और 5 दे आर एट रिस्क। स्पेशली जो 1 साल से छोटे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है। और देन अबव 70-75 या कई बार देखिए 70 एज इज नॉट अ फैक्टर। एज के साथ साथ आदमी कई बार हेल्दी भी होता है, बट अगर उसके साथ प्रॉब्लम है कि कोमॉर्बिडिटी है कि नहीं, जैसे अगर कोई मोटा है, ओबीज है, अगर वो 50 साल का भी है तो वो बहुत एट रिस्क है। अगर किसी को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, किसी की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो वो या कोई स्मोकर है, तो ये ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ। तो ये प्लस क्या है कि ये इवन दिल्ली जैसे नॉर्दर्न इंडिया में खास करके, क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन लेवल हाई है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना होता है। जी। बिकॉज ऑलरेडी लंग्स तो आधे से ज्यादा लोगों का बहुत सीवियरली डैमेज है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो इन लोगों को ज्यादा हमें, और डेफिनेटली वैक्सीनेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग इम्पोर्टेंट। कोई भी बिल्कुल कोई पार्टी या कोई शादी, इसमें कम से कम लोग रखे, डिस्टेंस मेंटेन करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। और आपका दूसरा सवाल क्या था? एक तो एट रिस्क ग्रुप के बारे में आपने पूछा था, दूसरा सवाल क्या पूछा? जी, जो बुजुर्ग हैं, जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो बीमारी से ग्रसित होते हैं, क्या वो लोग ज्यादा जल्दी ग्रसित हो जाएंगे फिर इससे? ये जानना चाह रहे थे। हाँ, ऑफ कोर्स। जी। बिकॉज उनका एक तो नॉर्मल इम्यूनिटी नहीं है, दूसरी खास करके डायबिटीज, मतलब डायबिटीज और जो स्मोकर है टोबैको, तो ये बहुत बड़ा हाई रिस्क, मेरे हिसाब से बहुत हाई रिस्क। या फिर ऐसे कैंसर के पेशेंट या कुछ ऐसे लोग जो इम्यूनिटी को कम करने की कुछ इंजेक्शन या दवाइयां ले रहे हैं, या तो उनमें इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन होता है। इन 3 खास करके एज ग्रुप को बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। जी, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर से बुजुर्गों को, कम से कम वो घर से बाहर निकले। ये भी पहले हमने वेरिएंट्स में देखा था, ये कहा जा रहा था उस वक्त पर भी, जो लोग ज्यादा बीमारी उन्हें पहले से ही मौजूद है वो जल्दी ग्रसित हो सकते हैं इस तरह की बीमारियों से, इसलिए इस दिशा में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर अंशुमान, हम छोटे बच्चों की भी बात कर रहे थे यहाँ पर, उनका वैक्सीनेशन अभी तक आया नहीं है और स्कूल भी खुले हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी इस चीज के फेवर में नहीं है कि स्कूल बंद किए जाएं, और कल डीडीएमए की बैठक में भी ये फैसला लिया गया कि स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे में किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान हमें देना चाहिए अगर यहाँ छोटे बच्चों की बात हो रही है, 12 साल से छोटे बच्चे जिनका वैक्सीनेशन अभी नहीं आया है? बिल्कुल बता जी। ज्यादा देखो, बच्चों में आपने देखा होगा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, इसलिए चलाया जाता है कि बच्चों में इम्यूनोजेनिसिटी अच्छी होती है। ओमिक्रॉन की तीसरी लहर के बाद जब सीरो सर्वे किया गया तो 85% बच्चों में एंटीबॉडी पाया गया, मतलब बच्चे इन्फेक्ट हुए थे लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं आया, एंटीबॉडी बच्चों ने बनाया। तो बच्चों में इम्यूनोजेनिसिटी अच्छी होती है, बच्चों में कोई खास खतरा नहीं है। जब बड़ों में खतरा नहीं हो रहा तो बच्चों में नहीं होगा। पेरेंट्स चिंता ना करें। जो दूसरी बात है, बच्चों में क्या आप करा सकते हैं? अब देखिए, बच्चों को आप लेके शिमला मनाली का सीन आपने देखा था कुछ दिनों पहले, आपने टीवी पे दिखाया था कि किस तरह से घूमने गए। तो उस समय क्या कोरोना खत्म हो गया था इंडिया से? कोरोना तब भी था। आज मूवी मॉल घुमाने ले जा रहे बच्चों को, कोरोना खत्म है? तो स्कूल भी जाने दीजिए बच्चों को, क्योंकि 2 साल में
वर्ल्ड वाइड स्टडी पाई गई है, बच्चों में मानसिक विकास कम हो रहा है अगर बच्चे ऑनलाइन स्कूल में कर रहे हैं, एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगे हैं। तो क्या कराना है, 2 साल में, क्योंकि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में बच्चे घर पे रहे, बच्चों में मोटापा बढ़ा है। बच्चों को घर पे किसी भी तरह के जंपिंग कराइए, एक्सरसाइज कराइए, योगासन कराइए, जिम मत भेजिए, जिम हमारे इंडियन जीन के लिए सुटेबल नहीं है। जंक फूड, फास्ट फूड बंद कर दीजिए बच्चों को। बच्चों के साथ आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होइए, ये जरूरत है अभी बच्चों को, न कि वैक्सीन की उसकी जरूरत है। बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो अभी जरूरत क्या है, एवरी डे हम इस सिचुएशन को, स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करें, उसी हिसाब से स्ट्रेटजी चेंज करें। एट प्रेजेंट स्कूल बंद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और स्कूल मैक्सिमम ये कर सकता है, एयर कंडीशनिंग ना करके क्रॉस वेंटिलेशन करे, खिड़कियां खोल के रखे स्कूल कमरे के, और क्रॉस वेंटिलेशन करें। अगर 1-2 बच्चे इन्फेक्टेड हैं भी तो मेजर इन्फेक्शन का चांस नहीं रहेगा। अगर थ्रू एंड थ्रू जब क्रॉस वेंटिलेशन होता गया, देखा गया वायरल लोड कम हो जाता है। यही कुछ एहतियात की जरूरत है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, तमाम एहतियात यहाँ पर बरतनी है, और खासतौर से जैसे कि आपने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर शरद, ऐसे में दिनचर्या क्या कुछ खास होनी चाहिए आम लोगों की, क्योंकि अब जिस तरीके से केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो दिनचर्या भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि डॉक्टर अंशुमान भी कह रहे थे कि जंक फूड से हमें बचना चाहिए, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको नुकसान दे सकती हैं। इन चीजों को हमें अपनी जिंदगी